नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए भारत का भूगोल है ना, भारत का भूगोल की क्लास आज से हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो भारत का भूगोल होगा उसके सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक हम लेते हैं यह है भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। तो हम भारत के बारे में कि भारत की स्थिति कैसी है, क्षेत्रफल कितना है, कौन से देशों के साथ भारत की कहाँ पे कौन सी सीमा लगती है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो भाई भारत के बारे में जानने से पहले सबसे पहले अगर हम एक बात देख लें कि भारत में राज्य कितने हैं, तो आपको पता है भाई भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है भारत के एरिया की बात। तो जो भारत का क्षेत्रफल है सबको पता है कितना है, तो हो जाएगा हमारा 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल बनता है आपको पता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का एरिया है भाई। ठीक है, भारत का टोटल एरिया इतना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल एरिया है। ठीक हो गया। चलो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत जो होता है ग्लोब में, है ना, कि भारत की हमारी पृथ्वी गोल है, तो भारत की स्थिति है कहाँ पे, है ना, भारत पड़ता कहाँ पे। तो ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि भाई क्या होता है, ये ग्लोब है, इस प्रकार से ग्लोब होता है। और ग्लोब पर आपको पता है इस तरह से भी लाइनें खींची होती हैं और इस तरह से भी ग्लोब पर लाइनें खींची होती हैं। ठीक हो गया। ये आपका क्या हो गया, जो आपकी इस तरह से पड़ी लाइनें होंगी हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, है ना, और ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक हो गया। इस प्रकार से जो रेखाएं होंगी वो जो पड़ी रेखाएं होंगी ना बोलेंगे हम अक्षांश रेखाएं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसे हम बोलते हैं भूमध्य। भूमध्य मतलब जो भू के बीचों बीच है भाई, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर का भाग क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे का भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक हो गया। अब जो ये लाइनें क्या हैं, लंबवत जो लाइनें हैं 0 डिग्री, ये कहलाती है देशांतर लाइनें। क्या कहलाती है, इस प्रकार की लाइनें कहलाएंगी देशांतर लाइनें। अब 0 डिग्री से इधर हो गया पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी। तो भाई भारत पड़ता कहाँ पे, ये बात, तो भारत पड़ता है हमारा कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत की स्थिति किन किन अक्षांशों के बीच है। तो भारत की जो स्थिति है भाई वो आती है, चलो यहाँ पे मैंने माना एक लाइन जा रही है, ये लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, ये वाला साइन मिनट रहेगा भाई, 8 डिग्री 4 मिनट पर ये लाइन है आपकी। ठीक हो गया। एक लाइन और है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट पर अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा एक ही है। दूसरी लाइन रेखा है आपकी कौन सी, ये वाली। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है ये, आपको पता है अक्षांश क्या, 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी अक्षांश होगा। तो इन दोनों अक्षांशों के बीच भारत पड़ता है। ठीक हो गया। अब भाई देशांतर कौन से हैं, तो यहाँ पे एक देशांतर आता है भाई, एक देशांतर पड़ेगा, जो देशांतर है आपका कितना 68 डिग्री और 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट एक देशांतर लाइन आती है। दूसरी देशांतर लाइन आती है इस प्रकार से। ठीक हो गया। दूसरी जो देशांतर लाइन है ये भाई आपकी कौन सी, तो ये आपकी 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक हो गया। इन दोनों के बीच जो क्या है, इन दोनों के बीच स्थित है भाई हमारा देश भारत, यहाँ पर। तो भारत की जो ग्लोब में स्थिति है वो ये है, क्या है वो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक हो गया। देशांतर की मैं बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा देशांतर होगा, इससे इधर पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा हो जाएगी। मतलब ग्लोब में भारत इन अक्षांश और देशांतरों के बीच पड़ता है। ठीक हो गया। चलिए अब मैं अगर बात करूं, ठीक है, चलिए अगर बात की जाए आगे
ठीक, तो ये आपको याद रखना है भाई, नोट कर लेना है कि भारत किन अक्षांशों के बीच है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच भारत है। किन देशांतरों के बीच है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भारत आता है। इतना सबका क्लियर है कि हमने भाई भारत की स्थिति देख ली, भारत आता कहाँ पे। अब अगर भारत की बात की जाए, भारत की भाई सीमाएं विस्तार कैसा कैसा है, तो एक देखो भाई रफ डायग्राम में बनाते हूँ भारत का एक। ठीक है, भारत का एक रफ मैप बना लेंगे इस प्रकार से, हल्का थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है भाई, आप लोग भी बना लेंगे साथ साथ। ठीक है, ये भारत का एक रफ मैप हमने बना लिया। ठीक, अब इसमें हमने देखना है कि भारत कहां पर किस देश के साथ कौन सी सीमा बनाता है। ठीक है, ये हमने यहां पे नोट करना है भाई कि भारत किस देश के साथ कौन सी सीमा बना रहा है। ठीक हो गया, चलो अब देखेंगे हम कि भारत का, मैं पहले बात करूं अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तर में स्थित बिंदु कौन सा है। भाई पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत का सबसे उत्तर में स्थित बिंदु कौन सा है। ठीक है, भारत का एरिया मैंने आप लोगों को लिखा दिया, एरिया कितना था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, भारत का टोटल एरिया है। ठीक हो गया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है सबसे उत्तरी जो बिंदु है हो जाएगा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहां पड़ता है, लद्दाख में। लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ ईस्ट पॉइंट हो जाएगा आपका इंदिरा कौल, पड़ेगा कहां पर, लद्दाख में। ठीक हो गया, चलिए अगर बोला जाए भाई आपके पास भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि में कौन सा है, तो जब बात की जाएगी मुख्य भूमि में तब कौन सा होगा आपका। ठीक हो गया, तो दो टाइप का क्वेश्चन बनना है ऐसे, एक आएगा आपका मुख्य भूमि में, तो मुख्य भूमि में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु को यहां पे होगा भाई कौन सा, केप कैमोरिन। भारत का मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन। अगर बोले यहां पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है जो भारत का ही भाग है, अगर सिर्फ क्वेश्चन ये आए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखो भाई क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोगों ने, अगर बोले भारत का मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका केप कैमोरिन रहेगा। अगर बोला जाएगा कि भारत का किसमें, भारत का सिर्फ एक क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप लोगों ने इंदिरा पॉइंट करना है। ठीक हो गया, ये याद रखना है आपने बिल्कुल। ठीक हो गया, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि में दक्षिण बिंदु केप कैमोरिन। मुख्य भूमि मतलब जो बिल्कुल भारत की भूमि से लगा हुआ है वो मुख्य भूमि हो गई। अब आता है भाई अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है ये कौन सा हो जाएगा, किबुथु। ठीक है, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा किबुथु। ठीक हो गया, कहां पड़ता है किबुथु, तो ये जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। अब बात करें भाई भारत के पश्चिमी बिंदु की, कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात में पड़ता है कौन सा, गौहर मोती। गौहर मोती या इसे ही बोलते हैं सरक्रिक। सरक्रिक, तो जो ये आंसर में आएगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में आएगा, तो सरक्रिक होगा या गौहर मोती लिखा होगा। पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी आपका किबुथु होगा जो कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कौल जो पड़ेगा लद्दाख में। सबसे
पश्चिमी बिंदु मुख्य भूमि में कैप कैमरून हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर आएगा तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। हो गया भाई इतनी चीज नॉर्मल, ठीक है। अब बात करें भाई भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। कौन सी लंबाई, ये लंबाई, कौन सी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, मतलब ईस्ट से वेस्ट भारत की लंबाई कितनी है, कितनी हो जाएगी आपको पता ही हो जाएगी, 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। अब मैं बात करूं भाई भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो जो उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, तो ये जाएगी आपकी 3214। देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, ठीक हो गया। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर हो जाएगी। भारत का एरिया कितना हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक हो गया, तो ये हो गई भारत की सीमा, भारत की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल ये निकाल दिया। अब भाई आप लोगों ने एक चीज देखनी है, तो यहां पे बना देता हूं, यहां पे जगह है, यहां पे बना देता हूं, ठीक है। कि ये देखो भारत की जो कुल सीमा है वो कितनी है भाई। कुल सीमा का मतलब क्या हुआ, कुल सीमा का मतलब देखो यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कुल सीमा का मतलब ये लाइन जो है ये भारत की सीमा है ना, जो भारत का विस्तार ये है, इस प्रकार से ये पूरा इधर आएगा, ये आएगा, ये इसमें द्वीप भी आएंगे भारत के, है ना, कुल सीमा में द्वीप भी आएंगे। तो भारत की जो कुल सीमा है वो कितनी है, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 22,716 किलोमीटर। भारत की अगर मैं कुल सीमा की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 22,716 किलोमीटर भारत की कुल सीमा हो जाएगी। इसमें भाई भारत का पूरा मुख्य भूमि भी आएगी और उसके जो द्वीप हैं वो भी आएंगे। कुल सीमा जब पूछा जाएगा आपके पास तो हो जाएगी कितनी, 22,716 किलोमीटर, ठीक। अब इस कुल सीमा को मैं दो भागों में बांटता हूं भाई, दो भागों में। एक मैं बांटता हूं स्थलीय सीमा, जो लैंड वाला एरिया है, एक बांटता हूं मैं जलीय सीमा में, कि भारत का जो स्थलीय, स्थल मतलब जो लैंड से लगी हुई सीमा है। तो भाई आपको पता है गुजरात से नीचे तो समुद्र आ जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा आपका, इधर के बाद आपका क्या हो जाएगा, समुद्र शुरू हो जाएगा, है ना। भारत का जो एरिया है यहां से फिर क्या होगा, समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। तो जो ये आपका एरिया बनेगा पूरा ये वाला, है ना, जिसकी सीमा लैंड से लगती है, यहां तक आपका जो पूरा एरिया बनेगा, जहां तक सीमा लैंड तक लगती है भाई, इसका जो कुल एरिया है वो कितना है। तो उसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से कि भारत की स्थलीय सीमा विस्तार कितना है। तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी हो जाएगी, तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब आपका बच कितना गया भाई, तो अब हम यहाँ पर अगर माइनस कर ले सीधा सीधा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 7,516 किलोमीटर, ये तो बच जाएगा, ठीक है। 7,516 किलोमीटर हमारे पास क्या बच गई, जलीय सीमा, ठीक है। तो बोलेगा भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगी भाई आपकी, ठीक हो गया। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। अब जो ये जलीय सीमा भारत की है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो भाई जो कौन सी है, ये वाली जो भारत की मुख्य भूमि है, और एक कौन सी, जो भारत के द्वीप है, ठीक हो गया। तो भारत की मुख्य भूमि में जलीय सीमा दो में टूट जाएगी। जो भारत की भाई जलीय सीमा है दो पार्ट में टूट जाएगी, किस किस में, एक मुख्य भूमि में और एक द्वीपों सहित। तो जो मुख्य भूमि में जलीय सीमा है वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर है मुख्य भूमि में जलीय सीमा। अब भाई बच कितनी गई, तो बच गई हमारी 1,416 किलोमीटर। तो भारत में जो द्वीप हैं, भारत के जो द्वीप हैं उनकी जलीय सीमा कितनी हो जाएगी, 1,416 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की कुल जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की कुल स्थलीय सीमा 5,200
किलोमीटर हो जाएगी। और भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी? तो कुल सीमा 22,716 किलोमीटर हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया भारत की सीमाओं के बारे में सारी जानकारी। भारत का एरिया कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 32-14 हो जाएगी। भारत की कुल सीमा कितनी है, 22,716 हो जाएगी। भारत की जलीय सीमा कितनी है, 15,200 हो जाएगी। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 हो जाएगी। भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। बात करें अगर जलीय सीमा की दो भागों में बांटा हमने, एक मुख्य भूमि में तो 6100 हो जाएगी और द्वीपों की जो होगी वो 1416 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए, इस प्रकार हमने देख लिया कि भारत का जो सीमा विस्तार है वो किस प्रकार से है। अब अगर बात की जाए कि भारत के भाई कितने राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो आपको पता है भारत के कितने राज्य ऐसे हैं। तो भारत में 9 राज्य ऐसे हो जाते हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक हो गया। आपको पता है भाई पहला राज्य यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, गुजरात जलीय सीमा बनाता है। गुजरात के बाद यहाँ पे क्या आता है आपको पता है, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र भी जलीय सीमा बनाता है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वो गोवा आ जाएगा। तो आपको पता है गोवा भी जलीय सीमा बनाता है। गोवा के बाद क्या आ जाएगा, गोवा के बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका कर्नाटका। कर्नाटका भी जलीय सीमा बनाता है। उसके बाद आएगा आपका केरल। केरल भी क्या करता है, जलीय सीमा बनाता है। केरल के बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु भी क्या करता है, जलीय सीमा बनाता है। अगर बात करें तमिलनाडु के बाद, तो उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी क्या करता है, जलीय सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा भी जलीय सीमा बनाता है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी क्या करता है, जलीय सीमा बनाता है। तो इस हिसाब से जो कुल देशों की बात की जाए तो वो कितने हो गए, 1 2, हमारे पास गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल क्या हो गया 9। तो ये 9 स्टेट है क्या बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। अब बात की जाए कि सर्वाधिक अधिक सबसे अधिक जलीय सीमा कौन सा स्टेट बनाता है ना। तो सबसे अधिक जो जलीय सीमा बनाता है वो बनाता है गुजरात। सबसे अधिक की मैं बात करूं, अगर सबसे अधिक जलीय सीमा सबसे अधिक बनाएगा गुजरात। ठीक है। इसके बाद बात की जाए अगर कि सबसे कम जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सबसे कम की बात करूं अगर, सबसे कम, तो सबसे कम बनाता है गोवा। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये क्लियर होते हैं भाई कि सबसे अधिक जलीय सीमा कौन बनाएगा, तो गुजरात बनाएगा। सबसे कम की बात करें, सबसे कम कौन बनाएगा, तो गोवा बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारत के तट आते हैं, भारत की जो जलीय सीमा आती है, इसका पूरा विस्तार हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो किस प्रकार से फैले हुए, किस प्रकार से उनका विस्तार आता है। चलिए, अगर अब आगे बात की जाए इससे आगे, तो अब देखते हैं हम कि भारत की भाई जो सीमा है किस किस देशों के साथ लगती है और कहां पे उनका विभाजन किस नाम से हुआ है। ठीक, अगर बात की जाए भारत और किसके बीच, सबसे पहले हम बात करें भारत और चाइना के बीच, है ना। तो भारत और चाइना इधर पड़ेगा हमारा। भारत और चाइना के बीच जो सीमा विभाजन हुआ है वो किस नाम से हुआ है, भारत और चीन के बीच जो सीमा विभाजन हमारा मिलता है वो मिलता है मैक-मोहन रेखा के नाम में, मैक-मोहन रेखा। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है, तो मैक-मोहन रेखा सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच कब खींची गई थी, तो 1914 में मैक-मोहन रेखा खींची गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। कब खींची गई थी, तो 15 अगस्त 1947 को 1947 में ये लाइन खींची गई थी। आपको पता है इसके बारे में। ठीक हो गया। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में, मैक-मोहन लाइन की बात करूं 1914 में भारत और चीन के बीच खींची गई है भाई। अब एक लाइन और खींची गई थी जो यहाँ पे खींची गई थी, यहाँ पे हल्का सा अफगानिस्तान का भाग होता है भाई, तो ये डूरंड लाइन खींची गई थी। जब डूरंड लाइन खींची गई थी, कब खींची गई थी ये, 1896 में डूरंड लाइन खींची गई थी। 1896 में जब डूरंड लाइन खींची गई थी तो ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच ये लाइन खींची गई थी। ठीक है, डूरंड रेखा खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। परंतु वर्तमान में अगर आपके पास क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन किसके बीच है, तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक हो गया भाई,
क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? मैकमोहन लाइन किस 1914 में खींची गई भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ लाइन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन जब खींची गई थी 1896 में, तब वो भारत और किसके बीच थी? अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन वर्तमान में जो आपकी डूरंड लाइन है वो किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक हो गया। चलिए अगर आप बात करिए कि भाई यहाँ पे आपका म्यांमार पड़ता है भारत के इधर से, तो भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है? ठीक हो गया। तो भारत और म्यांमार को जो अलग करता है, भारत और यहां पड़ेगा हमारा म्यांमार, तो भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है? तो भारत और म्यांमार को यहां पे आती है पटकई की पहाड़ियां, पटकई की पहाड़ियां। ठीक है। और भारत और म्यांमार को अलग, भारत और म्यांमार किसके द्वारा अलग होता है? तो पटकई की पहाड़ियों के द्वारा भारत और म्यांमार अलग होता है। ठीक हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां से और आता है भाई, है ना, कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी लाइन खींची गई है? ठीक हो गया। भारत और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश पड़ेगा इधर, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी लाइन खींची गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई है शून्य रेखा, शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा। और 3 बीघा कॉरिडोर भी कहां आता है? या 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हो जाएंगे? यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई है, और 3 बीघा कॉरिडोर भी इनके बीच खींचा गया है भाई। 3 बीघा कॉरिडोर भी इधर ही मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये 2 चीजें आप लोगों ने यहां से रखने हैं। तो हमने पढ़ लिया भाई भारत और म्यांमार के बीच सीमा का विभाजन कैसा हो रहा है, भारत चीन के बीच सीमा का विभाजन कैसा हो रहा है, भारत अफगानिस्तान के बीच कैसा हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा हुआ था, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विभाजन कैसा हो रहा है। अब बचता है भारत और श्रीलंका। ठीक हो गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो किस प्रकार अलग होती है भारत और श्रीलंका। ठीक है। तो भारत और श्रीलंका देख लेंगे इसे, ये भारत है भाई, ये यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक हो गया। तो भारत और श्रीलंका अगर देखा जाए तो इधर से क्या पड़ेगा? भारत और श्रीलंका के बीच यहां अगर मैं बात करूं, इधर पड़ता है आपका पाक जल संधि, है ना। भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम कौन करता है? पाक जल संधि ही करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम पाक जल संधि करेगी भाई। इधर क्या पड़ता है आपका? इधर पड़ता है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक हो गया। अब बीच में आपका क्या पड़ता है? बीच में जो इधर ये ब्रिज पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राम सेतु बोलते हैं, लेकिन इसे क्या बोला जाता है? आदम ब्रिज, आदम ब्रिज इसे कहा जाता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच पड़ेंगे। भारत और श्रीलंका को अलग कौन कर रहा है? पाक जल संधि अलग करेगा। ठीक है। मन्नार की खाड़ी क्या आएगी? अरब सागर में आती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ बनती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में बनती है मन्नार की खाड़ी भाई। क्लियर है इतना? चलिए यहीं बीच में कौन सा द्वीप पड़ता है? तो यहीं बीच में पड़ेगा आपका पब्बन द्वीप, पब्बन द्वीप भी यहीं बीच में पड़ता है। ठीक हो गया। इस प्रकार से भाई भारत की जो सारी सीमाएं लगती हैं अन्य देशों के साथ, भारत की खुद की कुल कितनी सीमा है, एरिया कितना है, पूर्व से पश्चिम लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, है ना। भारत की जो भाई तटीय सीमाएं कितने देशों से लग रही है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में पढ़ ली है। ठीक हो गया। अगले वीडियो में हम लोग भारत का जो विभाजन होगा, भौगोलिक विभाजन किस प्रकार करना है वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। चलिए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।